Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions of information system audit. Or my number is 9899123008. And in case of any feedback, you can contact me in this particular number. And in case of any प्रोफेशनल हेल्प इन एंड अराउंड दिल्ली यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस पर्टिकुलर नंबर. तो हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन एसेट. तो हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो क्लासिफिकेशन. और हमने क्लासिफाई किया था कि इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र. इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने बताया था. ये काफ़ी नीरस टाइप का चैप्टर है, तो इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी. और उसमें हमने बताया था कि क्यों ये सब ये चैप्टर की ज़रूरत क्या है. ये चैप्टर की ज़रूरत इसलिए है कि पहले क्या होता था कि इन्फॉर्मेशन होती थी, और इन्फॉर्मेशन जो होती थी, फॉर एग्जांपल एक टिपिकल एचआर डिपार्टमेंट होता था, वहाँ बहुत सारी फाइल्स होती थी, वही डिपार्टमेंट में कोई नहीं जा सकता था. इन्फॉर्मेशन निकालना ही बहुत बड़ी बात होती थी. एक खाता बही रखा रहता था फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और वो बही खाता चले जाता था आपका स्टोरेज स्पेस में, और बाद में साल के अंत में वो गोडाउन्स में चले जाता था, और एडमिन उसे गोडाउन में बिल कर देता था. उस इन्फॉर्मेशन को निकालना बहुत मुश्किल काम होता था. कई बार तो पुरानी इन्फॉर्मेशन निकालने में हफ्ते हफ्ते लग जाते थे. गोडाउन ढंग से मैनेज नहीं होता था. सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम नहीं थी, एक रिट्राइवल एक प्रॉब्लम था. लेकिन ज़माना चेंज हुआ, रिट्राइवल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई और स्टेक होल्डर्स बढ़ गए. यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो पहले जिसका डेटा ओनर और डेटा कस्टोडियन एक ही हुआ करते थे. यानी कि फाइनेंस का इन्फॉर्मेशन है तो वही उसका कस्टोडियन होता था, या एडमिन अगर कहो उसको रख रहा है साल भर बाद, वो उसका कस्टोडियन हो. लेकिन जनरली क्या है कि वही फाइनेंस ही उसका कस्टोडियन होता था, फाइनेंस ही उसका ओनर होता था. इसी तरह से एचआर के साथ था और डिपार्टमेंट के साथ था. लेकिन चीज़ें चेंज हुई, आईटी डिपार्टमेंट आया, आईटी डिपार्टमेंट कस्टोडियन बन गया, डेटा ओनर फाइनेंस बन गया, डेटा का यूज़र एक और डिपार्टमेंट बन गया. तो सिचुएशन चेंज हुई, डेटा रिट्राइवल फास्ट हो गया, तो सीआईई की ज़रूरत पड़ी. सीआईई मतलब अमेरिकन जासूस एजेंसी नहीं, कॉन्फिडेंशियली इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इसकी ज़रूरत पड़ी. यानी कि डेटा जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, जो अवेलेबल होना चाहिए वो स्पीडीली अवेलेबल होना चाहिए, जिसको अवेलेबल होना चाहिए उसे स्पीडीली अवेलेबल होना चाहिए, नहीं अवेलेबल होना चाहिए तो नहीं अवेलेबल होना चाहिए. तो एक तलवार से ही सिचुएशन क्रिएट हुई. ये सारा चीज़ हमने मतलब तलवार की धार में चलने लायक सिचुएशन क्रिएट हुई. यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. कंपनी पहले क्लासीफाई करे, क्लासीफाई करके इन्फॉर्मेशन बताए, इन्फॉर्मेशन बताने के बाद ही ये जो एम्प्लॉई है वो इन सब पॉलिसीज़ को अडहेर कर सकता है. क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं है तो एम्प्लॉय का अवेयरनेस तो बाद में आएगी, पहले क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए क्या नई टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई, और ये सारी चीज़ें ये नई पॉलिसीज़, नए टेक्निकल वर्ड्स आए. तो हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन एसेट, और हमने उसे क्लासीफाई किया था दो भागों में. सबसे पहला भाग था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द यूज़र. तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर रहे थे कि किस तरीके से होगी. टॉप सीक्रेट होगी, सीक्रेट होगी, या अनक्लासिफाइड होगी, या सेंसिटिव होगी, या कॉन्फिडेंशियल होगी. ये अलग अलग लेवल्स ये पढ़ रहे थे. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी स्टडी में इसके बाद दिया हुआ है इंफॉर्मेशन एसेट वर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट. ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. कन्फ्यूजन हो सकता है, एक ही वर्ड्स कर सकते हैं, लेकिन ये अलग वर्ड्स हैं. पहले क्या होता था कि इंफॉर्मेशन एसेट वही बुक होती थी, एक लेजर होता था जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है. दोनों एक ही थे. यानी कि जिस तरीके से डेटा ओनर और डेटा कस्टोडियन तकरीबन एक थे, वैसे ही इन्फॉर्मेशन एसेट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसेट तकरीबन एक थे पहले के टाइम में. लेकिन जब से कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट आया तो ये दोनों अलग अलग हो गए. इन्फॉर्मेशन एसेट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसेट दोनों अलग हो गए. इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसेट वो कंप्यूटर सिस्टम था, या वो इन्फॉर्मेशन सोर्स था जो उसके डे टू डे ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है. यानी कि जो व्हीकल जिसमें वो इन्फॉर्मेशन रखी जाती है वो
इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट होता है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को इमीडिएटली बदल सकती है। ये चीज़ थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में डेवलप की, आप बनाई, मालूम पड़ा कोई MIS है, आप कोई HR डिपार्टमेंट के हेड हो और आपके नीचे एक एग्जीक्यूटिव ने इन्फॉर्मेशन बना के आपको मेल की। तो यानी मेल जो कि IT के डेटाबेस में उसमें चलेगी, फिर वो आपके डेस्कटॉप में आ गई। तो यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स बड़ी तेज़ी से चेंज होते गए। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन कहीं और चलेगी, या अगर मान लीजिए सपोज PF से कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने बनाई, ऊपर वेरीफाई हुई और आपने PF के पोर्टल में अपलोड कर दी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम है और वो इंफॉर्मेशन सोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जा रहा है और उसके सपोर्ट कर रहा है डे टू डे ऑपरेशन। तो क्या रीज़न है, हमारी स्टडी ने ये दोनों को बाइफरकेट किया है। क्यों बाइफरकेशन हुआ? इसलिए बाइफरकेशन हुआ कि बाइफरकेशन नीड आई। पहले बाइफरकेशन की नीड नहीं थी। पहले क्या होता था, वही खाता वही होती थी, उसी में सारी चीज़ें होती थी। मास्टर रूल होता था, उसी में सैलरी रजिस्टर होता था, उसमें सैलरी की इन्फॉर्मेशन होती थी। तो दूसरी चीज़ थी इंफॉर्मेशन एसेट। इंफॉर्मेशन एसेट का मतलब ये होता था कि कोई भी डिफाइनेबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे हम डिफाइन कर सकें और जिसे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूएबल रिगार्ड कर सके, यानी कि डिफाइनेबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और जिसे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूएबल रिगार्ड करे। वैल्यूएबल बड़ा हेजी सा वर्ड होता है, मतलब प्रिसाइज वर्ड नहीं होता है। मतलब किसी भी टर्म्स में अगर कोई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है और डिफाइनेबल है तो उसे इंफॉर्मेशन एसेट कहा जाता है। तो वैल्यूएबल होने के लिए कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? 3 बेसिकली उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसकी वैल्यू होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ ना कुछ वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए होनी चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए वैल्यूएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका रिकॉर्ड है, कंप्लायंस के लिए रिकॉर्ड है, उसने कहा कि जी 8 साल तक इसको कंप्लायंस डॉक्यूमेंट रखना है। अब सपोज़ आप नहीं रखना चाहते हो, आप 6 साल तक ही वैल्यूएबल मानते हो या 5 साल वैल्यूएबल मानते हो, लेकिन क्योंकि कंपनी ने बोला है और अगर मालूम पड़ा कल की डेट में रेगुलेटर ने आपसे इन्फॉर्मेशन, PF डिपार्टमेंट ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके पास बुक्स मांगी और आपके पास नहीं हुई, तो वो पेनल्टी लगा सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है आपका। तो वो इन्फॉर्मेशन वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा, वो ईजिली रिप्लेसेबल नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट, स्किल, टाइम, रिसोर्सेज, या इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इनकम टैक्स एक्ट है और उसके कुछ सेक्शंस हैं, वो अवेलेबल है आज की नेट में। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है नेट में इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपका सैलरी रजिस्टर है, आपकी कंपनी के अंदर कितने बंदे काम करते हैं, अगर वो एक बार खो गया, अगर कुछ हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कॉस्ट, स्किल, टाइम, रिसोर्स या इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन लगेगा। तो यानी कि सब या तो वैल्यूएबल होनी चाहिए या रिप्लेसेबल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का पार्ट भी फॉर्म कर सकती है। माना पड़ा कोई पेटेंट है या कोई आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे बजाज स्कूटर ने स्कूटर बनाया था, और तो उसमें एक स्पेसिफिक, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक उसने इंजन जो था उसका स्पेसिफिक टाइप का इंजन था, तो वो स्पेसिफिक टाइप का इंजन का उसने पेटेंट किया। तो बजाज स्कूटर उससे आइडेंटिफाई होने लगा क्योंकि उसके इंजन में वो पर्टिकुलर कैपेबिलिटी थी। तो वो उसके ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बन गई बजाज स्कूटर्स की, कि ये पर्टिकुलर या कोई गुडविल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे हल्दीराम है, उसकी एक गुडविल है, नाम है कि हल्दीराम, नाम सुन के ही लोग जाएंगे। कई बार क्या होता है कि मैं हाईवे में हल्दीराम में जाता हूँ तो कई मिठाइयाँ होती हैं, उसमें बड़ी सबस्टैंडर्ड मिलती हैं। अगर मान लिया सपोज़ मैं कोई दूर के हाईवे में जा रहा हूँ, लेकिन उसकी विसिनिटी में जितनी भी मिठाइयों की दुकान है उससे बेटर होती हैं, तो उसकी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है जो मुझे उस दुकान की तरफ खींचती है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन एसेट कुछ भी हो सकता है, गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। इसे इंफॉर्मेशन एसेट कहते हैं। उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो डिफाइनेबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और दूसरा वैल्यूएबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वैल्यूएबल कैसे होगा, वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी, या तो पहला तो
कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी। ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करे, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूएबल कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ठीक है इसकी वैल्यू है। मानो बड़ा डेटर की लिस्ट है या क्रेडिटर की लिस्ट है, पैसे की देनदारी है, तो उसकी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि पैसा देना है। लेकिन फिर भी अगर पैसा नहीं डिफ़ॉल्ट किया तो लीगल नोटिस आ सकता है, गुडविल जा सकती है, तो वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरी बात यह है कि रिप्लेसेबल ईजिली नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में से एक चीज़ हो तो, या दोनों चीज़ें हो, कॉम्बिनेशन हो, तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंफॉर्मेशन एसेट के। तो इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या तो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करे कोई वैल्यू होनी चाहिए, या ईजिली रिप्लेसेबल नहीं हो, और दूसरा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का पार्ट फॉर्म करें। तो पर्पस क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का? तो पर्पस बेसिकली ये है कि थ्रेट्स आइडेंटिफाई करें और रिस्क फाइंड आइडेंटिफाई करें कि रिस्क क्या है, और अगर ये चीज़ें खो गई तो पोटेंशियल डैमेज क्या हो सकती है, और इनको सेव गार्ड करता है करने के लिए हम इंफॉर्मेशन एसेट को क्लासीफाई करते हैं। और जो इंफॉर्मेशन होती है वो मतलब कुछ भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल कस्टमर का नाम भी हो सकता है। अभी कस्टमर आया नहीं लेकिन पोटेंशियल कस्टमर है, पैसा देगा। या पोटेंशियल वेंडर हो सकता है। वेंडर का मतलब ये हुआ कि मालूम बड़ा कोई कॉस्ट कम हो रही हो, वेंडर कोई सस्ता वेंडर हो। मालूम बड़ा आपकी कंपनी जो है बाई कर रही है नॉर्मल वेंडर से, तो जनरली क्या होता है कि कंपनी में आपका एडमिन डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट जो है नॉर्मल वेंडर से बाई करता है। तो मालूम बड़ा कोई स्टैंडर्डाइज वेंडर आ गया है, मालूम बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजन आ गया, उससे आप बाई करने लग गए। तो पोटेंशियल वेंडर भी हो सकता है, या रिसर्च डेटा हो सकता है। जैसे अगर कोई कंपनी है वो कोई ड्रग वो बना रही है, तो कई बार क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो जब रिसर्च करते हैं तो आप रिसर्च का रास्ता ऐसा रास्ता होता है जहाँ पर 100 राहें होती हैं। तो आपको आप एक रास्ते में जाते हो, पता चलता है ये फेल हो गया, दूसरे रास्ते में जाते हो ये पता हो गया फेल हो गया। तो वो आपको फेलियर्स पता होनी चाहिए, वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए, वो भी वैल्यूएबल है। क्योंकि अगर आपकी टीम चलेगी तो नई टीम आई, उसे तो पता होना चाहिए कि भाई ये 99 रास्ते फेल हैं, एक ही रास्ता सफलता का की उड़ जाता है। या अगर मान लिया सपोज आपकी टीम ने 70 रास्ते एक्सप्लोर कर लिए, तो उसे ये पता होना चाहिए कि 70 रास्ते एक्सप्लोर कर लिए गए हैं, बाकी बचे हैं 30 रास्ते। यानी कि 30 मतलब आप अगर मान लिया सपोज कोई 2-4 कंपाउंड को यूज़ कर रहे हो किसी पर्टिकुलर ड्रग्स बनाने के लिए, और उसके ट्रायल्स कर रहे हो, तो आपको ये पता है कि ये इनका क्या कॉम्बिनेशन है और क्या रिजल्ट आ रहा है। भाई अगर आप बंदर में उसको टेस्ट कर रहे हो तो बंदर में रैशेस आ जा रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर 4 ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, उसमें से एक ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो उसमें तो इसका मतलब ये है कि आपको ड्रग्स की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो उस एक पर्टिकुलर ड्रग की मात्रा कम करनी पड़ेगी या वेरिएशन करनी पड़ेगी। तो रिसर्च डेटा भी हो सकता है, या कोई नया पैकेजिंग डिज़ाइन है, ये हो सकता है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है CIA आता है, जो हमारी स्टडी बोलती है। CIA इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, या आप बोलो कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी। तो ये क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फील्ड में इंटेग्रिटी के 2 फैसेट हो सकते हैं। एक डेटा की इंटेग्रिटी हो सकती है, एक सिस्टम की इंटेग्रिटी हो सकती है। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट की इंटेग्रिटी हो सकती है, डेटा की इंटेग्रिटी हो सकती है। तो जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि भाई 2 चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन एसेट होती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट होती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट की इंटेग्रिटी है तो उसे सिस्टम इंटेग्रिटी कहते हैं, और डेटा की इंटेग्रिटी है तो उसे अगर इंफॉर्मेशन एसेट की इंटेग्रिटी है उसे डेटा इंटेग्रिटी कहते हैं। यानी कि अगर आपका सिस्टम है, पहले क्या होता था कि आपका जो डेटा होता था वो खाते बही में होता था। एक बार खाता बही चले गई तो कोई दिक्कत नहीं, वो लॉक हो गई तो आपका डेटा भी जब तक आपकी किताब आपके पास है, सिक्योर है, कोई ओपन करके नहीं दे रहा है, तब तक डेटा सिक्योर है। लेकिन जब से IT सिस्टम्स आए तब से उनको विभाजित करना पड़ा, बाइफरकेट करना पड़ा, क्योंकि डेटा और सिस्टम की इंटेग्रिटी अलग अलग हो गई। क्योंकि एक डेटा कई सिस्टम में ट्रैवल कर सकता था। यानी एक किताब से निकलकर इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, एक किताब से वो डेटा निकलकर खड़े होता था और दूसरी किताब में भाग जाता था। यानी डेटा भागने लगा, डेटा के पैर हो गए। और
जैसे पहले कहानियों में हम टीवी में कोई सीरियल देखा करते थे, उसमें क्या होता था कि किताब से एक बंदा निकल आ जाता था और फिर वो कहानी बताता था, समथिंग राजकुमार राजकुमारी और समथिंग लाइक दैट निकल जाता था। तो वही हुआ रियल लाइफ में। पहले डेटा किताबों में ही रहता था, कहानी किताबों में ही रहती थी। बाद में क्या हुआ, कहानी किताबों से निकल पड़ी, यानी कि डेटा किताबों से निकल पड़ा और डेटा सिस्टम में ट्रैवल करने लगा। कभी डेटा आपके डेस्कटॉप में होता था, कभी डेटा आपके ईमेल में होता था, कभी आपके मोबाइल में होता था, मोबाइल की तो डेटा की इंटेग्रिटी और सिस्टम की इंटेग्रिटी दोनों देखनी पड़ेगी। यहाँ पर से कॉन्सेप्ट स्प्लिट आउट हो गए, स्पेशलाइजेशन करना पड़ा। तो डेटा इंटेग्रिटी क्या है, रिक्वायरमेंट है कि इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम्स तभी चेंज स्पेसिफाइड या ऑथराइज्ड मैनर में चेंज किए जाएँ। और सिस्टम की इंटेग्रिटी की हुई, सिस्टम की इंटेग्रिटी हुई कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए वो अनइम्पेयर्ड मैनर में होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए सपोज कोई बंदा डिलिबरेट मैनिपुलेशन कर रहा है या ना गलती से मैनिपुलेशन कर रहा है, वो नहीं कर पाए। मालूम पड़ा आपके पास एक फ़ाइल है, फाइल गलती से वो फाइल मिट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सिस्टम की इंटेग्रिटी होनी चाहिए, उस फाइल पर पहुंची उसकी होनी चाहिए, उन व्यक्तियों की होनी चाहिए, उस सिस्टम में एक्सेस राइट्स ही उन्हीं के पास होनी चाहिए जो उसके लिए ऑथराइज्ड है। अवेलेबिलिटी उनको होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी में अवेलेबिलिटी उनको होनी चाहिए जिनके पास अवेलेबल होने के राइट्स हैं। सबको अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में एक ये भी कॉन्सेप्ट है। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन एसेट वर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट। यानी कि इंफॉर्मेशन और सिस्टम दो अलग अलग हो गए। पहले किताब और डेटा सेम था, अब डेटा दौड़ने लगा, किताब से निकलने लगा, भाग गया। तो अब एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हुई, क्योंकि भागता हुआ डेटा था तो कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी की ज़रूरत हुई। तो इंटेग्रिटी पहले क्या होती थी, डेटा की इंटेग्रिटी अगर किताब के अंदर बंद करके आपने रख दी और किताब से सुरक्षित रख दी तो डेटा सुरक्षित हो गया। लेकिन अब भागता हुआ डेटा था, तो पहले तो डेटा की, वो जो भागते हुए डेटा की इंटेग्रिटी होनी चाहिए और जिस सिस्टम में वो भाग रहा था उसकी भी इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो ऐसे अगर मान लीजिए सपोज आपके पास एक कॉपी है और वो गलती से मिट गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मल्टीपल कॉपीज़ हैं तो एक मिट गई तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मल्टीपल जगह में कॉपी हैं तो वो चोरी हो सकती हैं, कहीं पर भी जा सकती हैं। कोई भी आदमी उसे कहीं पर भी वो ले जा सकता है और फिर पता ही नहीं चलेगा कि किसने इसे लीक किया। तो डेटा इंटेग्रिटी और सिस्टम इंटेग्रिटी हुई। हमारी स्टडी भी यही कहती है कि डेटा इंटेग्रिटी ये इज़ द रिक्वायरमेंट दैट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम आर चेंज्ड ओनली इन स्पेसिफाइड एंड ऑथराइज्ड मैनर। यानी कि इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम केवल तब चेंज होते हैं जब उनका ऑथराइजेशन हो और एक स्पेसिफाइड मैनर में वो चेंज होंगे। और सिस्टम इंटेग्रिटी हमारी स्टडी कहती है वो रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम परफॉर्म करता है इंटेंडेड फंक्शन, पहली बात अनइम्पेयर्ड मैनर में, यानी कि जो तरीका है उसी के अनुसार करता है सिस्टम। यानी कि जिसको एक्सेस राइट है उसको होना चाहिए। यानी कि अगर आपका HR हेड है और आपकी एक कोई ड्राइव है, उसमें HR हेड को सारे बंदों, अपने नीचे के बंदों की ड्राइव्स अवेलेबल होनी चाहिए। हो सकता है कुछ कई कंपनीज़ में ये नहीं होता है, लेकिन कई कंपनीज़ में ऐसा होता है कि ड्राइव्स एक पर्टिकुलर कॉमन ड्राइव होती है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव की कॉमन ड्राइव को मैपिंग होती है ड्राइव की, यानी कि नीचे वाला अगर मान लिया एग्जीक्यूटिव है, उसका असिस्टेंट मैनेजर उसकी ड्राइव्स देख सकता है, असिस्टेंट मैनेजर की ड्राइव डिप्टी मैनेजर देख सकता है, डिप्टी मैनेजर की ड्राइव मैनेजर देख सकता है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर की ड्राइव या उनके नीचे के सारे बंदों की ड्राइव्स डिपार्टमेंटल हेड देख सकता है, उसको उसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो अब हम चलते हैं अवेलेबिलिटी में। CIA में आई तो हो गया, ए जो है वो अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई सिस्टम जिसको अवेलेबल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्टली होनी चाहिए और ऑथराइज यूज़र को सर्विस डिनाई नहीं होनी चाहिए। मालूम पड़ा अगर मान लीजिए सपोज आपका सेल्स वाला बंदा है और मार्केट में जा रहा है और मार्केट में वो कोई प्रोडक्ट दिखाना चाहता है, तो और
उसके पास सिस्टम है, उसने ओपन किया, उसके सिस्टम में VPN लगा हुआ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगा हुआ है, उसने सर्वर में कनेक्ट हुआ और अपने जो सेल्स वाले बंदे को मॉडल्स दिखा दिए, अपने लैपटॉप में दिखा दिए। तो अगर मान लें सपोज उसमें थोड़ी सी भी डिले हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यानी कि अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि सिस्टम उस तरह वर्क करना चाहिए, प्रॉम्प्टली वर्क करना चाहिए, और सर्विसेज ऑथराइज यूज़र को डिनाई नहीं होनी चाहिए, यानी गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर जिसको सर्विसेज मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए, जिसको डेटा मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, और जिसको नहीं मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अवेलेबिलिटी कहती है जिसको मिलना चाहिए उसको प्रॉम्प्टली मिलना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी कहती है कि अगर कोई प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करनी है तो केवल ऑथराइज्ड इंडिविजुअल को ही डिस्क्लोज की जाएगी, बाकी किसी को नहीं की जाएगी। अवेलेबिलिटी कहती है जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉम्प्टली दी जाएगी ऑथराइज यूज़र को, और कॉन्फिडेंशियलिटी कहती है कि अनऑथराइज इंडिविजुअल को नहीं दी जाएगी। तो दोनों अपोजिंग चीज़ें हैं, यानी कि जो बंदा आपका जिस इन्फॉर्मेशन जिस बंदे को देनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए। और इसीलिए पहले हमने क्लासिफिकेशन में बहुत एम्फेसिस दिया था। क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो ये पता नहीं चलेगा। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होना चाहिए, और क्लासिफिकेशन किस लेवल पर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन का भी होना चाहिए, यूज़र का भी होना चाहिए, तभी हो सकेगा। अगर इन्फॉर्मेशन का है यूज़र का नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसको क्या दें ये पता नहीं चलेगा। तो इन्फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन और यूज़र का क्लासिफिकेशन दोनों होना चाहिए, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। लेकिन चूँकि हमें समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं और फिर बाद में यूज़र क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर एक और चीज़ है सिस्टम इफेक्टिवनेस और सिस्टम एफिशिएंसी। तो पहले क्या होता था कि डेटा आपका किताबों में रहता था, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात ही नहीं होती थी कि डेटा रखा हुआ है, किताब लाके सामने रख दो, ओपन कर लो। लेकिन अब डेटा दौड़ने लग गया है, अब डेटा दौड़ रहा है सिस्टम में, तो दो चीज़ें और पैदा हो गई। एक होगी सिस्टम की इफेक्टिवनेस और सिस्टम की एफिशिएंसी। सिस्टम की इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि जो की चीज़ ये है कि डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव मीट आउट होना चाहिए, यानी कि सिस्टम का जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव वो मीट आउट होनी चाहिए। और एफिशिएंसी ये है कि जो इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज जितने यूज़ होनी चाहिए, एक्सटेंड जितने यूज़ होनी चाहिए उतने पूरे यूज़ होने चाहिए। तो यानी दोनों का एम्फेसिस अलग है। जो सिस्टम इफेक्टिवनेस का ये है कि सिस्टम इफेक्टिव है, उसके डिज़ायर्ड रिसोर्सेज मीट आउट और डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो रहे हैं। और एफिशिएंसी का मतलब है डिज़ायर्ड रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, यानी जिस एक्सटेंट तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने के लिए, उस एक्सटेंट तक वो रिसोर्सेज यूज़ होनी चाहिए। ये एफिशिएंसी है। और इफेक्टिवनेस ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट होने चाहिए। अब सिस्टम इफेक्टिवनेस का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिस्टम इफेक्टिवनेस का क्या एग्जांपल है, मालूम पड़ा, अगर मान लीजिए सपोज आपकी कंपनी है और कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है और सॉफ्टवेयर रिलीज़ करती है, तो कितने सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुए, शेड्यूल के अनुसार रिलीज़ हुए कि नहीं हुए, और कितने रिलीज़ हुए, ये जो है इफेक्टिवनेस है। सिस्टम इफेक्टिव है तो अगर मान लीजिए सपोज आपकी एक कंपनी है और वो सॉफ्टवेयर्स बनाती है और उसके पर्टिकुलरली जैसे विंडोज़ निकलते हैं। विंडोज़ सपोज अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि हम हर साल एक विंडो का वर्जन निकालेंगे, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट हर साल एक विंडो का वर्जन निकाल पाई? अगर वो विंडो का हर साल एक वर्जन निकाल पाई और पर्टिकुलर लेवल ऑफ अपग्रेड जो देने हैं वो दे पाई, तो उसको कहेंगे सिस्टम इफेक्टिवनेस। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम ये चलते हैं कि जो इंटेल है, इंटेल मूर्स लॉ पर चलती है। मूर्स लॉ का मतलब ये है कि हर साल चिप में जितने भी ट्रांजिस्टर हैं वो डबल हो जाते हैं। सॉरी, हर 18 महीने में डबल हो जाएंगे ट्रांजिस्टर उसी स्पेस में, और कॉस्ट उतनी ही रहेगी, ये मूर्स लॉ कहती है। और इंटेल इसी मूर्स लॉ पर कई सालों से चल रही है। तो जहाँ उसका पहले 1950 में 1 इंच बाई 1 इंच में एक चिप आती थी, एक ट्रांजिस्टर आता था, आज वहाँ 100 करोड़ ट्रांजिस्टर आते हैं, और वो ट्रांजिस्टर्स कुछ एटम थिक होने लग गए हैं। अब i7 में जो है 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं 1 इंच बाई 1 इंच में। तो क्या सिस्टम इफेक्टिव है? क्या सिस्टम हर साल हर 18 महीने में एक डबल चिप लिया है वो डबल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस कर देता है? क्या अगले 18 महीने में जो
नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 1 इंच बाई 1 इंच चिप में होंगे वो 200 करोड़ होंगे, उसके बाद 400 करोड़ होंगे, उसके बाद 800 करोड़ होंगे। अगर ये हो रहा है तो सिस्टम इफेक्टिवनेस है। और अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है या वर्जन डेवलप कर रही है किसी पर्टिकुलर उसके और रिलीज़ कर रही है, जैसे एंड्रॉयड अगर मान लिया अपना वर्जन ये करती है 4 एंड्रॉयड 5 और वो कहती है हर साल में एक वर्जन रिलीज़ कर लूँगी, तो वो सिस्टम की इफेक्टिवनेस ये डिटरमाइन करती है, ये करती है कि जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने शेड्यूल बनाया है, क्या उस शेड्यूल में वो चल पाए हैं कि नहीं चल पाए हैं।